तो ये आपको क्या समझ नहीं आ रहा था, आप थोड़ा ब्लैंक हुए हुए थे, ये क्लियर को कंफ्यूजन है इसके अंदर? ये क्लियर है बच्चे? ठीक है, चलो बच्चे आगे चलते हैं। ये वही हमारा इनकम फ्रॉम बिजनेस है। अगर हम इसी को नीचे कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। इनकम फ्रॉम बिजनेस है, कौन कौन सी हमारी इनकम फ्रॉम बिजनेस में फॉल करती है? पहली लाइन में पढ़ के बता रहा हूँ, बच्चे खुद पढ़ लिया, कोई स्पेशल नहीं है। द प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ एनी बिजनेस कैरिड ऑन बाय अ पर्सन एट एनी टाइम इन अ ईयर। प्रॉफिट एंड गेन्स है पहली बात है, कोई भी ऐसा काम जिसमें प्रॉफिट्स आ रहे हो या गेन्स आ रहे हो, किसी भी बिजनेस के, किसी भी पर्सन करेगा। पर्सन की डेफिनेशन सेक्शन 80 में लिखी हुई है, एट एनी टाइम इन अ ईयर। ये सब एक्टिविटीज होंगी तो बिजनेस इनकम आ जाएगी, उस पर हम अकॉर्डिंगली टैक्स पे कर देंगे। टैक्स पे कर देंगे, हमारी ट्रांजेक्शन खत्म हो जाएगी। एनी इनकम डायरेक्ट बाय एनी मेंबर, जैसे मैंने कल इस्लामाबाद क्लब की बात की थी, बच्चे सारी की सिंपल ट्रांजेक्शन है, आपने ये थोड़ा सा कल पढ़ा दिया था आप लोगों को। ठीक है, एक्सप्लेनेशन है आगे से, फिर मैंने आगे थोड़ा सा बताया था, होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस। अगर कोई भी आप एक्सपेंस इनकर करोगे जिसकी नेचर जो है वो बिजनेस के लिए होगी, होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस होगी, तो वो आपका अलाउेबल एक तरह से डिडक्शन है। बट सेक्शन 21 उस पर टेस्ट होना ही होना है। सेक्शन 21 टेस्ट कैसे होना है? लेट से मैं आपको एग्जांपल देता हूं यहां पर। एनी एक्सपेंडिचर फॉर अ ट्रांजेक्शन पेड और पेबल अंडर सिंगल अकाउंट एंड व्हिच इन एग्रीगेट एक्सीड्स 250,000। ठीक है, वो कहना ये चाह रहा है कि कोई भी एक आपने ट्रांजेक्शन की है जिसका जो चेक बन रहा है वो 2.5 लाख से ज्यादा का बन रहा है, तो आपने क्रॉस चेक से देना है। इफ नॉट विद द क्रॉस चेक, ठीक है, तो आपका इनएडमिसिबल एक्सपेंस। क्रॉस चेक से पेमेंट की है, एडमिसिबल एक्सपेंस। ठीक है, अब यहां पर एक स्टेटमेंट मैंने मुझे वो मुझे मिक्स मिक्स हो गया होगा, कोई इसमें एक सिंगल अकाउंट हेड है, ये बस पढ़ लेना, ठीक है ना? वो थोड़ा वो कोई एक वो इसमें इसमें काफी काफी ज्यादा है। सेक्शन 21 में आपको ग्रुप में भी भेज दूंगा। कौन सी वाली नहीं आई? लास्ट में कौन सी थी? फर्स्ट टू लेक्चर बच्चे आए हुए हैं? अच्छा, चलो मैं देखता हूँ बच्चे। रिटर्न के बारे थी। बच्चे फिर वो गलती हो गई क्योंकि मैंने तो भेज दी है, मैं वो करवा लेता हूँ, मैं भिजवा देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसी को समझाने लगा हूँ। सिंगल अकाउंटेंट विच एक्सीड्स 250,000 रुपीज मेड अदर देन बाय क्रॉस चेक। अगर क्रॉस चेक के अलावा पेमेंट होगा ऑन अ बैंक और बाय क्रॉस बैंक ड्राफ्ट क्रॉस पे ऑर्डर, सारी एक ही बात है। और एनी अदर क्रॉस बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट शोइंग ट्रांसफर अमाउंट फ्रॉम बिजनेस बैंक अकाउंट फॉर द टैक्स ईयर। अब ये एक पे के बाद पेड और पेएबल अंडर द सिंगल अकाउंट हेड। मैं इसमें सिंपल एक बात बताना चाहता हूँ। सिंगल अकाउंट हेड का मतलब ये है कि किसी एक हेड ऑफ एक्सपेंस के अंडर या किसी एक पार्टी को, वेंडर वेंडर को लेट से हम कहते हैं, वेंडर को 2.5 लाख से ज्यादा पेमेंट करनी है। चेक जो है हमने क्रॉस करना है, सिंपल सी बात है। क्रॉस चेक में 2 लाइनें लगी होंगी चेक के ऊपर। अब अगर लेट से कि ये 250 2,50,000 1 रुपए का है, ठीक है, तो क्रॉस चेक से होना था। अगर 2,50,000 से ऊपर है तो क्रॉस चेक से ऊपर होना। अगर हमने क्रॉस चेक नहीं किया तो क्या बन जाएगा? इनएडमिसिबल। इनएडमिसिबल एक्सपेंस। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम बच्चे। अगर ये इनएडमिसिबल एक्सपेंस बन गया, हम एक्सपेंस नहीं ले सकते, वो एक स्टोरी डिफरेंट है। अब इसमें क्या एक और कंडीशन सेक्शन 20 में आपने पढ़ा है कि अगर 2.5 लाख, अगर कोई भी एक्सपेंस है होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस है, अगर हमने ये बिजनेस पर्पज के लिए एक्सपेंस किया ही ना हो, तो क्या फिर भी ये एडमिसिबल होगा? बात समझे? सेक्शन में ये पिछली बता जाता हूँ ये बात। होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस, ये मैंने 2.5 लाख रुपए पे किए हैं। जो 2.5 लाख रुपए हैं, मैंने लेट से किसी के लंच के पे कर दिए या रिहाइश के या किसी होटल पे कर दिए हैं, ठीक है, किसी भी एक, जबकि वो मेरा पर्सनल मसला था। तो ये कंडीशन पहले देखनी है और ये वाली कंडीशन बाद में देखनी है, ठीक है। लेकिन एक दूसरे को देख के फिर ही एडमिसिबल और इनएडमिसिबल बनेगा। मतलब पहली बात है बिजनेस नेचर का एक्सपेंस हो,
दूसरी बात है कि अगर 2,50,000 से ज्यादा हो तो क्रॉस चेक हो। फिर तीसरी बात, टैक्स जो है डिडक्शन हुई हुई हो अंडर 21C। ठीक है। सो एक कंडीशन ही चेक करनी पड़ेगी, मल्टीपल कंडीशंस देखनी पड़ेंगी कि एक्सपेंस एडमिजिबल बनता भी है कि नहीं बनता। यहां तक कोई कंफ्यूजन बचे मैडम? बच्चों क्लियर है? लेट्स टेक एक एग्जांपल, ये वाली मैं पढ़ रहा हूँ। कोई भी आपने रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड, वर्ड ये अहम है, रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड, अप्रूव्ड पेंशन फंड, अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड। ठीक है। अगर आपने इसको काट दो, नॉट वाला लफ्ज ही नहीं है, ठीक है। अगर आपने इनमें पेमेंट कर दी है, अगर आपने रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड में, अप्रूव्ड पेंशन फंड में, अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड में, या अप्रूव्ड ग्रेचुइटी फंड में, तो आपका एक्सपेंस हो जाएगा एडमिजिबल। क्लियर है बच्चे ये बात? अभी अगर आपने किसी भी ऐसे फंड में किए जो रिकग्नाइज नहीं है तो इनएडमिजिबल। समझ आ रही है बात? रिकग्नाइज कौन सा होता है, अप्रूव्ड कौन सा होता है, सुपर एनुएशन ये कौन सा होता है? हमने एक मिसाल पढ़ी थी बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा वाइट है, यहाँ पे कर रहा हूँ। सैलरी थी बच्चों, सैलरी थी 1,40,000, इफ यू रिमेम्बर द स्टोरी। 1,40 है, इसके ऊपर हम जो अलाउंस था जो काट रहे थे, मेडिकल अलाउंस 10% जो भी कट गया, एक सर्टेन अमाउंट थी, 1,20,000 12,000 बन रही थी। और एक था प्रोविडेंट फंड, ये 10% ऑफ सैलरी, बेसिक सैलरी था लेट से। कंपनी डिसाइड करेगी, ये कंपनी डिसाइड करेगी, ये कंपनी की डिस्कशन पे है कि वो जो भी डिसाइड करना चाहे। बेसिक सैलरी के 10% है तो ये 10,000 था लेट से। अगर ये प्रोविडेंट फंड है, अच्छा इस पे ना मैं टैक्स, जो भी अमाउंट बनती है वो एक मुझे आ रही है, टैक्स इस पे कट रहा होगा, ठीक है। तो ये जो प्रोविडेंट फंड है इसकी बात हो रही है, ये रिकग्नाइज था कि नहीं सर? इफ नॉट रिकग्नाइज, सिंपल सी बात है, तो इनएडमिसिबल। रिकग्नाइज में किया है तो एडमिसिबल। अब क्वेश्चन ये है, अब हम रिकग्निशन जो है ना, रिकग्निशन, रिकग्निशन का एक प्रोसीजर होता है। सबसे पहले ये बनेगी एक सोसाइटी फ्रॉम डायरेक्टर इंडस्ट्रीज एंड लेबर, डायरेक्टर इंडस्ट्रीज एंड लेबर, या एनपीओ या चैरिटीज एक्ट में कोई भी एक सोसाइटी बनेगी, एक इदारा बनेगा। उस इदारा बनने के बाद इसकी एफबीआर में रजिस्ट्रेशन होगी, फिर इसको रिकग्निशन ऑर्डर मिलेगा। रिकग्निशन ऑर्डर कैसे होता है, ये है बच्चों, एक बात है कि एक एंटिटी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आ गया, उसका मतलब ये है कि ये जो पैसे हैं ये इस रिकग्नाइज फंड में जा रहे हैं, ये एफबीआर के रूल्स पे पूरा उतरता है। एफबीआर इसको रिकग्नाइज करता है कि आप ये काम कर सकते हैं। अगर रिकग्नाइज ना हुआ, अगर मैंने एफबीआर में रिकग्निशन नहीं ली, तो मेरा एक्सपेंस इंडिविजुअल बन जाएगा, तो मुझे रिकग्निशन लेनी पड़ती है। ये कौन कर रहा होता है? कंपनी कर रही होती है अपने एम्प्लॉयज के लिए। कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज के लिए ये एक इदारा बनाएगी, एक सेपरेट इंस्टीट्यूट बनाएगी, वो इदारे को फिर एफबीआर में एंट्री लेगी और फिर रजिस्टर करवाएगी, लेकिन रिकग्नाइज करवाएगी, कंपनी से सेपरेट हो जाएगा। लेकिन इसके गेन्स एंड लॉसेस कंपनी ले सकती है, कंपनी ले सकती है, ठीक है, क्योंकि कंपनी की सब्सिडी एक तरह से बन जाती है ना, एक तरह से आप कह लो। तो ये एक इनएडमिसिबल एक्सपेंस है, और ये इस तरह के अरेंजमेंट बन जाएगा। यहाँ पे किसी को कोई कंफ्यूजन है? मैडम आप बिल्कुल ब्लैंक लग रही है मुझे, क्लियर है? ठीक है, कोई मसला, कोई कंफ्यूजन? हाँ,
सैलरी है माइनस हो गया अलाउंस, जो भी आपका मेडिकल अलाउंस है, ठीक है, वो कट गया। एक प्रोविडेंट फंड, जब इस प्रोविडेंट, इसका फायदा क्या होता है? टैक्स तो इस पे बच्चों कट गया ना। प्रोविडेंट फंड पे टैक्स मतलब जो सैलरी तो इस पे कट गया ना, तो प्रोविडेंट फंड तो यहाँ पे जा रहा है ना, ये वाली अमाउंट, ठीक है, प्रोविडेंट फंड वाली। तो इस पे एक दफा जब टैक्स कट गया है, तो दूसरी दफा क्यों टैक्स कटे? बात सारी ये होती है कि ये वाले जो पैसे हैं 10,000 रुपए, ये तो 1,40,000 में शामिल थे। अगर आप में देखो, ये है टेक टेक होम, ये आ गया जी, लेट से कि वन कितना बनेगा यार, 22 निकल गया तो 118। तो मेरी टेक होम लेट से 1,18,000 है, तो 10,000 रुपए तो इसके अंदर शामिल था जिसपे टैक्स लग गया है। जब टैक्स लग गया एक अमाउंट पे, तो दूसरी दफा टैक्स क्यों लगेगा? नहीं लगना चाहिए। ये अमाउंट मेरी क्रेडिट हो रही है प्रोविडेंट फंड में, इतनी अमाउंट मेरी तरफ से क्रेडिट हो गई है, इतनी ही अमाउंट एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा होता है, तो टोटल कंट्रीब्यूशन इसमें 20,000 रुपए जा रही होगी। जिस तरह का ईओबीआई है, ये उसी तरह का है, बट ईओबीआई में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कम ही होती है। नहीं, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन होती है, आपकी कंट्रीब्यूशन नहीं होती। आपकी कंट्रीब्यूशन नहीं होगी, एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन नहीं होगी, एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन होगी। बट द पॉइंट इज कि आपका अरेंजमेंट क्या हुआ है ईओबीआई के साथ, ये उस लेटर पे डिपेंड करता है, जो अरेंजमेंट हुआ होता है। ईओबीआई इस तरह के जितने भी बेनिफिट्स हैं, ये एम्प्लॉयर प्रोवाइड करता है टू द एम्प्लॉयज। जो पाकिस्तान के सोशल सिक्योरिटीज एक्ट हैं, उसके तहत ये होता है कि आपने एटलीस्ट 2 बेनिफिट स्कीम्स फॉर द एम्प्लॉयज आपने रखनी होती है। ईओबीआई इज अ मस्ट, और इनके अलावा ये है, ठीक है बच्चों। तो ये आपने करना होता है। तो जो भी आपने रिकग्नाइज हो गया, तो पैसे 10,000 रुपए तो पहले टैक्स कट चुका है, दोबारा टैक्स क्यों कटेगा? सो इस पे फिर टैक्स नहीं कटता, एक कहानी होती है, वो खैर हम बाद में देखेंगे। अच्छा, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? डायरेक्टर इंडस्ट्रीज एंड लेबर और एनपीओ, इसमें कंफ्यूजन है बच्चे? किसी को क्लियर है? क्लियर है तो मुझे बताओ, नहीं तो फिर मैं आगे चलूं थोड़ा सा। क्लियर हो गया? अच्छा, an amount in excess of 50% of contribution made by a person to an approved gratuity fund, an approved pension fund, or an approved superannuation, an amount in excess of 50% of contribution। लेट्स से कि 20,000 कंट्रीब्यूशन कर रहा है, 20,000 कंट्रीब्यूशन कर रहा है। अब जितनी भी उसने कंट्रीब्यूशन करनी थी, मेड बाय पर्सन टू एन अप्रूव्ड ग्रेजुएट, इससे ज्यादा 50% से ज्यादा नहीं करनी थी। लेट्स से कि मैं आपको बताऊं कि सैलरी आपकी थी, सैलरी 1,40,140 आपकी सैलरी थी, ठीक हो गया। टोटल एम्प्लॉयज कितने थे? 12 एम्प्लॉयज थे, 10 एम्प्लॉयज थे, तो कितनी सैलरी होगी? 14 मिलियन होगी। इसका इसका 50% से ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करना। लेट से 7 लाख, इस अमाउंट से ज्यादा आप इस फंड में कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते, ठीक है, किसी भी एक फंड के अंदर। ये बात याद रखनी है। तो वो लॉ उन्होंने बनाया इस तरह है कि इधर जाए ही बहुत कम, 10% टोटल जा रहा हो, इसका 10% जाना चाहिए ना, ठीक है। मैं लेट से प्रोविडेंट फंड मैंने बना दिया है, मैंने कहा कि मैं 60% दूंगा तुम्हें प्रोविडेंट फंड, वो कंपनी कहेगी ये है ही 2 नंबरी यहाँ पे, ठीक है ना। सो उससे बचने के लिए उन्होंने कहा है कि इस अमाउंट से ज्यादा आप नहीं बना सकते, ठीक है, एक लिमिट लगा ली है, 50% ज्यादा, ठीक है, ये लिखा हुआ है 50%। Any contribution made by a person to an provident or other fund established for the benefit of employees of the person, unless the person has made effective arrangement to secure the tax is deducted under section 149 from any payment made by the fund in respect of which the recipient charge tax under the head in salary। कोई भी आप कंट्रीब्यूशन करते हो प्रोविडेंट फंड में जिसपे ऑलरेडी टैक्स कटा हुआ हो अंडर सेक्शन 149, ठीक है। अच्छा, नजर आ रहा है आप लोगों को? मुझे ऐसे में इधर से ज्यादा ये अजीब नजर आ, इसमें भी आ रहा है, जो देखेगा उसको आएगा। सॉरी यार,
अच्छा जी, कोई भी कंट्रीब्यूशन कर रहे हो, एनी कंट्रीब्यूशन मेड बाय द पर्सन टू एनी प्रोविडेंट फंड, नॉट दस वो वाला जो अप्रूव्ड रजिस्टर्ड, or other fund established for the benefit of employees of the person unless the person has made effective arrangement to secure the tax deducted under section 149 from any payment made by the fund in respect of which the recipient charge tax under the head salary। मतलब क्या है, बेसिकली आपने सैलरी ली थी 140, इस पे आपने टैक्स किस पे काटना था, टैक्स अंडर सेक्शन 149 काटना था। अगर आपने ये काटा हुआ है तो देन जो आप प्रोविडेंट फंड की कर रहे हो डिफरेंसेस, वो उधर ट्रांसफर कर रहे हो प्रोविडेंट फंड के अंदर, तो वो ठीक अरेंजमेंट है। लेकिन अगर ये नहीं है, अगर टैक्स नहीं कटा, इसमें जा रहा है प्रोविडेंट फंड में अमाउंट जा रही है, इस प्रोविडेंट फंड वाली अमाउंट जो है, ठीक है, तो इस पे तो पहले टैक्स कट गया है, तो फिर जो ये वाली अरेंजमेंट है ये इनएडमिसिबल बन जाएगी। हाँ, विदाउट टैक्स। ठीक है, देखो बच्चे, आपने 140 1,40,000 थी, इस पे आपने टैक्स कितना काटा है, लेट से 12,000 रुपये बना हुआ था ना टैक्स, ठीक है, टैक्स बना हुआ था, तो आपने काट दिया लेट से, तो टोटल अमाउंट कितनी बची आपके, ओ मैं इससे थोड़ा सा मिक्स कर गया हूँ, एक मिनट हौसला। ये आपका था यहाँ पे मेडिकल अलाउंस, लेट से 12,000 था, और टैक्स था आपका जो भी नहीं, प्रोविडेंट फंड कर लो, फंड 10,000 रुपये, 10 बेसिक सैलरी था, ठीक है, तो आपके पास अमाउंट बची 118, 2 3, और टैक्स इस पे कितना आ गया, लेट से 7,000 रुपये, तो टेक होम आपका हो गया 111,000। ठीक है, ये यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बच्चे, क्लियर है? ये अगर इस प्रोविडेंट फंड पे ये टैक्स ऑलरेडी कट रहा है ये, ठीक है, ये टैक्स जो कट रहा है ना, ये टोटल इस पे कट रहा है 7,000 रुपये, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, तो ये है आपका टेक होम। तो वो कह रहा है कि अगर प्रोविडेंट फंड इस वाली अमाउंट में शामिल है और इस अमाउंट पे टैक्स ऑलरेडी कट रहा है, तो जो प्रोविडेंट फंड के अंदर आपकी अमाउंट जाएगी, जो प्रोविडेंट फंड में आपकी अमाउंट जाएगी जिस पे टैक्स ऑलरेडी कट चुका है, तो ये अरेंजमेंट आपकी एडमिसिबल एक्सपेंस बन जाएगा। तो ये सैलरी में से मेडिकल अलाउंस माइनस नहीं होगा? कर लिया ना, ये भी माइनस कर लिया, ये भी माइनस कर लिया, ये अमाउंट बच गई है। हमने कहा कि टैक्स इतना बनना था इस अमाउंट पे 7,000 रुपये, तो आपका टेक होम कितना आ गया, 1,11,000। वैसे एग्जाम्पल के तौर पे कर रहे हैं। कंफ्यूजन आ रही है, कोई कंफ्यूजन आ रही है बच्चों, कोई क्लियर? 1,18,000 नहीं बच्चे, टैक्स कटेगा ग्रॉस पे, ये भूल गए हो, ऐसी बात, ठीक है ना, टैक्स ग्रॉस पे कटेगा। लेकिन अगर माइनस कर रहे हैं हमने, तो मेडिकल अलाउंस माइनस करके उस अमाउंट पे भी टैक्स कट सकता है, अगर हमें पेमेंट्स का कोई वो हो, हमें पैसे मिल चुके हो, ये मैंने आपको समझाया था। पैसे मिले हैं या वो जो लॉ के मुताबिक माइनस होते हैं 10%, ये हमें पैसे मिल चुके हैं, माइनस नहीं कर रहे हैं हम एक तरह से, ठीक है ना, वो छोड़ दो, उसकी टेंशन छोड़ दो। अच्छा, ये आपका, अब कंपनी क्या है, कंपनी जो पैसे दे रही, अब इस पे टैक्स डिडक्शन कौन करेगा, ये जो टैक्स डिडक्शन है 7,000 रुपये लेट से, ये कंपनी डिडक्शन करनी है, लेकिन कंपनी अपनी पॉकेट से कितने दे रही है, 10,000 रुपये, ठीक है, 10,000 कंपनी ने डाले, 10,000 एम्प्लॉय की सैलरी में से कट गया, टोटल फंड में कितना चला गया, 20,000 रुपये। इस 20,000 में से 10,000 पे तो टैक्स कटा हुआ है, अगर इस 10,000 पे भी टैक्स कटा हुआ हो, देन ये जो कंपनी का पोर्शन है ये भी एडमिसिबल होगा। अगर ये नहीं होगा टैक्स कटा हुआ, तो एडमिसिबल नहीं है। तो दिस, ये इन सब को मिक्स कर रहा है कि ये वाला पोर्शन अगर किया हुआ है और ये वाला पोर्शन किया हुआ है, दोनों सूरतों में ये एडमिसिबिलिटी की तरफ जाएंगे। कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल? मुझे ब्लैंक लग रहे हो आज, या फिर आप लोग फ्रेश नहीं लग रहे आज आप लोग ना? अभी आप लोगों से पहले ना मैं आया था, ये 10:30 बजे आ गया था, 11 बजे यहाँ पे क्लास थी, 11 बजे से लेके 2 बजे तक ये क्लास होती है। मैं बोल बोल के मेरा मुंह थक गया उसमें, और आप लोग ऐसे बैठे हो कि जैसे पता नहीं क्या, सोना नहीं है बच्चे क्लास में, ठीक है।
अच्छा, एक चीज मैंने इसमें बताऊं, ये वाला लेट्स से कि ये ए पॉइंट बता रहा हूँ। एनी सेस, रेट और टैक्स पेड और पेएबल, कोई भी टैक्स है, लेट्स से एनी टैक्स पेड और पेएबल बाय द पर्सन इन पाकिस्तान और अ फॉरेन कंट्री दैट इज लेविड ऑन द प्रॉफिट्स और गेन्स। मतलब क्या है, अगर प्रॉफिट्स और गेन्स पे कोई टैक्स आप पे करते हो तो आपका एक्सपेंस नहीं है वो आप एडजस्ट नहीं कर सकते। क्या मतलब है, नेट प्रॉफिट के बाद जो आपका टैक्स होता है वो एक्सपेंस तो नहीं है ना, क्या करोगे उसको, वो प्रॉफिट के बाद का टैक्स है। वैसे हम कहते हैं कि कुछ और भी कहते हैं, अर्निंग ईपीएस निकालने से पहले जो हमारा एक प्रॉफिट आया होता है आफ्टर टैक्सेशन, ठीक है, तो वो वाला हमारा प्रॉफिट है। तो हाँ, एक होता है नेट प्रॉफिट, आ गया ना बच्चों, नेट प्रॉफिट, इसके बाद आ गया टैक्स, तो ये आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो वो ये बात कर रहा है कि ये जो टैक्स है आपका यहाँ पर, ये वाली जो बात है, ये जो टैक्स है, ये आप यहाँ पर एक्सपेंस में नहीं ले सकते, क्योंकि आपके नेट प्रॉफिट पे टैक्स यहाँ पे कट रहा है, उतने किधर लेके जा रहे हो, ठीक है, तो ये गेन्स पे टैक्स है। तो वो ये कहना चाह रहा है कि ये वाली जो डिडक्शन है ये अलाउ नहीं है, आप इसमें से माइनस नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है, ठीक है। बी और सी सेम ही है, कमीशन है वो भी बिल्कुल वैसा ही है और कोई खास नहीं। एंटरटेनमेंट एक्सपेंस है वो रूल्स में लिखी हुई है, उसके बारे में प्रोविडेंट फंड में, ग्रेचुइटी फंड में आपको थोड़ा सा समझा दी है। अच्छा, कोई भी फाइन या पेनल्टी, एनी फाइन और पेनल्टी अगर आपको पे करनी पड़ती है, डिफॉल्ट चार्ज पे करना पड़ता है, एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, ये आपके एडमिजिबल एक्सपेंस नहीं है, आप इसको डिडक्शन नहीं ले सकते, ठीक है बच्चों। एनी पर्सनल एक्सपेंस इनकर्ड बाय पर्सन नहीं ले सकते। एनी अमाउंट कैरिड टू रिजर्व फंड और कैपिटलाइज इन एनी वे, कोई भी आपने रेवेन्यू नेचर नहीं, कैपिटल नेचर का एक्सपेंस किया है, आप उसको एक्सपेंस नहीं बना सकते। स्टार्ट में बताया था एक्सपेंस दो तरह के, रेवेन्यू और कैपिटल। कैपिटल कौन सा है, जिसका बेनिफिट एक साल से ज्यादा हो, तो कैपिटल नेचर का एक्सपेंस जो होगा वो आपने डिडक्शन नहीं ले सकते उसकी, चाहे उस पर टैक्स कटा भी हुआ हो, जो मर्जी सिनेरियो, डिडक्शन नहीं ले सकते। ये आप जब पढ़ेंगे ना, ये बहुत सिंपल है, अगर आप इसको ना थोड़ा सा एक जेनेरिक टर्मिनोलॉजी में समझोगे, टैक्स कट गया, ये वाला पैसा हो गया, एक सिंपल वो है। तो उस हिसाब से ना ये सिंपल से है, कोई ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है, उम्मीद है कि क्लियर हो जाएगा। लेकिन आप लोग जब पढ़ोगे तो मुझे बच्चे बता देना कि नई जो चीज समझ नहीं आई, मुझे बता देना, मैं आपको समझा दूंगा सिंपल। अभी कोई कंफ्यूजन है बच्चे, किसी के अंदर कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बच्चे, क्लियर हो रहे हैं ना बच्चे? एनी अमाउंट का, एनी प्रॉफिट ऑन डेट, ब्रोकरेज कमीशन, सैलरी और अदर रेम्युनरेशन पेड बाय एन एओपी टू अ मेंबर ऑफ एन एसोसिएशन, ठीक है, ये वाला, ये एक मैं समझा देता हूँ। एओपी का क्या होता है, एओपी, एओपी क्या होती है बच्चे, ये कितने बंदों से बनती है, लेट से तीन बंदे हैं, ए, बी और सी, तीन बंदों की एक है, अब ये कर रहे हैं कपड़े का कारोबार, क्लॉथ मर्चेंट है, ठीक है, इसको एक टैक्स इनको इसका प्रॉफिट आ गया, एओपी का प्रॉफिट आ गया लेट से 1 मिलियन के करीब, इस पे टैक्स आ गया लेट से 29%, 2,90,000 आ गया, तो ये आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इतना आ गया, 710 आ गया। इस 710 कैलकुलेटर निकालो बच्चे, इसको 710 को डिवाइड बाई 3 करो, वो बोल दो। ठीक है, ये मिल जाएगा ए को, ये मिल जाएगा बी को, ये मिल जाएगा सी को। वो ही कहता है कि अगर एओपी ने यहां पर टैक्स दे दिया तो जो मेंबर्स हैं ए बी सी, पहली बात है ये टैक्स नहीं पे करेंगे, ठीक है, इनके प्रॉफिट्स पे ऑलरेडी टैक्स कट चुका है। सैलरी में क्या होता है,
हम अगर बिजनेस है, बिजनेस इनकम आई है, इस पे टैक्स कट रहा होता है, लेकिन जो सैलरी देते हैं आगे उस पर भी 149 की टैक्सेशन काट रहा होता है। तो वो कहते हैं कि इधर भी टैक्स है, इधर भी टैक्स है। मसला ये है कि ये बिजनेस है और ये बिजनेसमैन है। हम बिजनेसमैन नहीं है, हम गरीब गुरबा हैं, हम सैलरी लेते हैं। ये बिजनेसमैन जो ऊपर ऊपर से होते हैं ना, जो शेयर होल्डर होते हैं, ये वाले, ये उनकी बात कर रहे हैं कि ये असल रिस्क बेयर कर रहे हैं। तो इनको जो बेनिफिट जा रहा है इस पे टैक्स नहीं कटेगा। ठीक है। अब ए अपनी रिटर्न के अंदर शो करेगा मुझे 2,36,000 का शेयर फ्रॉम एओपी आया, ये शेयर फ्रॉम टैक्स इनकम ऑफ एओपी। बी करेगा शेयर फ्रॉम टैक्स इनकम ऑफ एओपी, सी करेगा शेयर फ्रॉम टैक्स इनकम ऑफ एओपी। तो ये वो कह रहा है एनी प्रॉफिट ऑन डेट ब्रोकरेज कमीशन सैलरी और अदर रेम्युनरेशन पेड बाय एओपी टू ए मेंबर ऑफ द एसोसिएशन। अगर आपको प्रॉफिट ऑन डेट मिलता है, ब्रोकरेज मिलता है, कमीशन मिलता है, या सैलरी मिलती है, या कोई और बेनिफिट मिलता है, इसके अलावा, इनके अलावा, ये मैंने बताया स्कीम ऑफ टैक्सेशन ऑफ एओपी, अगर ये कुछ मिलता है एडमिजिबल एक्सपेंस नहीं है, क्योंकि वो ये ले नहीं सकते, वो शेयर ले सकते हैं सिर्फ। एओपी की टैक्सेशन ऑल टुगेदर डिफरेंट है, कंपनी की डिफरेंट है, सैलरी की डिफरेंट है, एओपी की डिफरेंट है। तो एओपी में आप पार्टनर्स को ये चीजें नहीं दे सकते। आप पार्टनर को क्या दे सकते हो? सिर्फ ये चीजें, जो आफ्टर टैक्स जो प्रॉफिट आ रहा है उसकी शेयर होल्डिंग। अगर वो इधर से सैलरी भी ले रहा है, इसमें से माइनस करना पड़ेगा हमें, तो वो समझ आती है, वो कर सकते हैं आप। लेकिन ये नहीं कर सकते कि इसके अलावा आप देते जाएं और टैक्स ना काटें और ये चीजें ना हो, तो वो चीजें आपका एडमिजिबल एक्सपेंस नहीं बनेगा। प्रॉफिट हुआ उस पर टैक्स लग गया और उसके बाद प्रॉफिट डेफिनेटली पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगा, हम्म। तो फिर उस वाली अमाउंट पे टैक्स नहीं कटेगा दोबारा। इस पे टैक्स नहीं कटेगा दोबारा। हाँ जी, वो जब मतलब उनकी पर्सनल इनकम में आ पर्सनल गया इनकम में तो वो आएगा, फिर टैक्स नहीं नहीं कटेगा। कट सकता उस ठीक पर। है, लेकिन अगर इनमें से कोई रीजन है तो फिर टैक्स कटेगा। देखो टैक्स तो कटेगा ही कटेगा, पहली बात है, लेकिन ये एडमिजिबल एक्सपेंस नहीं है एओपी के लिए। ठीक है, वो टैक्स, वो मतलब ये अगर तुम्हें तुम्हें कंफ्यूजन हो रही है, सिंपल सी बात है कि अगर आप अपने, अब उसने, अब समझो बात को, ए ने एओपी को 10 लाख रुपए का लोन दिया हो, तो उस पर उसको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिल रहा होगा। तो वो कह रहा है कि अगर इंटरेस्ट मिलता है प्रॉफिट ऑन डेट, वो कहता है क्यों भाई, केड़ी गल थे? वो कहता नहीं भाई, ये एडमिजिबल एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है का एओपी वापस कर दी होगी। नहीं जी, आपका अपना बेनिफिट, अपनी कंपनी है, अपनी मानो ब्रोकरेज है यार, क्यों हम आपको क्यों वो दें, कमीशन क्यों दें? आप अपनी कंपनी का काम करो, कमीशन किस बात का? आपको हम प्रॉफिट में शेयर तो दे रहे हैं। तो बिजनेस कहता है कि भाई ये ज्यादती करोगे अगर आप इस तरह की चीजें पार्टनर्स को दोगे। पार्टनर्स को देने की चीज क्या है? प्रॉफिट शेयरिंग, बस। बाकी आप कुछ भी दोगे वो बिजनेस का एडमिजिबल एक्सपेंस नहीं है, बिजनेस का। चाहे टैक्स तो काटना ही काटना है, जाहिर है कोई भी जाएगा वो, लेकिन ऑल दो वो मानेगा नहीं ऑफिसर कोई भी। ठीक है। सो इसको इन सबको बच्चों आप जब पढ़ोगे ना, तो आई डोंट थिंक कि कोई कोई मसला आएगा, लेकिन मुझे शक्लों से लग रहा है मसला बहुत आने वाला है। तो चलो, प्रोवाइडेड फर्दर दैट क्लॉज विल नॉट इम्प्लीमेंट। अच्छा ये देखो, ये आ गया ना, और जो मैं कह रहा था, खैर। अच्छा, इस ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ा है क्रॉस चेक जो, ठीक है ना, वही क्रॉस चेक वाली बात है। प्रोवाइड दैट ऑनलाइन ट्रांसफर ऑफ पेमेंट फ्रॉम द बिजनेस अकाउंट ऑन द पेयर टू द बिजनेस, आपका बिजनेस आप ऑनलाइन फंड टू फंड ट्रांसफर और अकाउंट ट्रांसफर, तो वो एडमिसिबल है। ठीक है। प्रोवाइडेड फर्दर दैट दिस क्लॉज शैल नॉट अप्लाई इन द केस ऑफ एक्सपेंडिचर नॉट एक्सीडिंग 25,000 रुपीज। 25,000 से अगर कम है तो आपने चेक भी नहीं देना। ठीक है, चेक की भी जरूरत नहीं है, अगर 25,000 से कम है चेक भी ना दो, कोई मसला नहीं। एक मिनट बच्चों। अस्सलाम, हाँ लड़के कैसे? नहीं नहीं नहीं, मैं फ्री हूँ, मैं पढ़ा रहा था, जरा काम था। हम्म। ये मेरी बात नहीं हुई उससे, तेरी बात हुई है उससे?
मैं वैसे करना लगा था अभी थोड़ी देर में बाद ना, तो साकिब ने एक मेल की हुई है उसके, तो मैं थोड़ी देर में करता हूँ उसे कॉल ना। ठीक है, मैं तुझे अपडेट करता हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। कोई भी 25,000 से ज़्यादा का कम का एक्सपेंस है, ठीक है, तो आपने चेक के बगैर जमा करा दो, कैश में जमा करा दो, कोई मसला नहीं है, एडमिजिबल बन जाएगा एक्सपेंडिचर। लेकिन ये जो चीज़ें हैं, अगर ये जो चीज़ें हैं ये किसके लिए नॉट अप्लाई इन केस ऑफ 25,000 से कम हो, एक्सपेंडिचर ऑन अकाउंट ऑफ बिजली के बिल, फ्रेट चार्जेस, ट्रेवल फेयर, पोस्टेज, पेमेंट ऑफ टैक्सेस, ड्यूटीज, फेयर एक्सेट्रा। ये सब चीज़ें कैश पे आप करा सकते हो। कोई भी बिल्स हैं, फ्रेट चार्जेस हैं, किराए का कोई भी ट्रैवल फेयर है, पोस्टेज है और पेमेंट ऑफ टैक्सेस है, ये सब कैश पे कराओगे, एडमिजिबल है डिडक्शंस, ठीक है, अदरवाइज नहीं। ये ज़्यादातर क्यों उनसे मसला है, मसला ये है कि इसके ऊपर ना इन 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 चीज़ों के ऊपर एक मसला होता है कि टैक्स एक्स्ट्रा काटना पड़ता है। वो खैर आगे सिनेरियो है कि मैं आपको समझा दूंगा। लेट्स से मैं आपको बताता हूँ, बल्कि थोड़ी देर बाद बताता हूँ, थोड़ी देर दे दो, मैं इसको आपको क्लियर करता हूँ जो ये वाला सिनेरियो आ रहा है। बहरहाल खैर बच्चों, ये आपने ना सेक्शन 21 जब पढ़ोगे ना, तो कोई आपको अगर मसला आ रहा हो तो मुझसे पूछ लेना। मैंने यहाँ पे डाल दिया एटसेट्रा, खुद बकिया कर लीजिएगा, ठीक है। ये इसके 2 पेजेस और होंगे हद से हद, खुद बच्चे करना, कोई सवाल हो मेरे पास ले आना, मैं आपको बता दूंगा कोई मसला है तो। ठीक है, आगे थोड़ा सा अहम टॉपिक्स की तरफ चलते हैं। बिजनेस इनकम के मजीद एस्पेक्ट्स काफ़ी अहम अहम है, वो पढ़ते हैं हम थोड़ा सा ना। बिजनेस इनकम के कुछ एस्पेक्ट्स ऐसे हैं कि जैसे डेप्रिसिएशन है, इनिशियल अलाउंस, अमाउंटाइजेशन, प्री, एनीवन, किसी को पता है इनमें से कोई भी वर्ड का मतलब पता हो किसी को भी तो बच्चा बोल सकता है। आपको कुछ लफ्ज का मतलब आते होंगे, जाहिर सी बात है, किसके आते हैं आपको मतलब? amortization, bad debts, pre-commencement expense, provision of doubtful debts, and depreciation. इसका नहीं आता? ये जुल्म क्यों कहता है, ये क्यों नहीं आता? ये आता है? Initial allowance. नहीं, आपको मैडम सारे सारे आते हैं? कुछ कुछ आते हैं। तो फिर बताएं कि और किसको आता है, तुम्हें तो आता होगा, छोड़ो तुम, नहीं आता होगा तो बताते हैं। बच्चे आता है कोई समय मतलब आता है, वो दूर दूर तक नहीं आते, कोई खबर नहीं तुम्हें। हाँ खान जी। मैंने इनिशियल अलाउंस स्टार्ट में जो तनख्वाह होती है, डिप्रिसिएशन की चीज में कभी मेडिकल वगैरह हाँ, टैक्स वाले के लिए तो हाँ अकाउंट है, जैसे तो हाँ, अच्छा चलो, कोई बच्चा के हवाले से बताएं जी, डेप्रिसिएशन क्या होती है मैडम, बताएं। हाँ जी, ठीक हो गया, ठीक है। tangible अच्छा, assets मैंने क्योंकि सबको बताना है तो मैं सबको बताता हूँ, चुप कर जाओ तुम लोग। प्लांट एंड मशीनरी आ गई ना, लेट से 2017 में बाय किए, 18, 19, 20, 21, 22, 23, ये हमने थी, ये 10 मिलियन की थी, ये आ गया 7 मिलियन, ये आ गया जी क्या कहते हैं 5, ये आ गया 4, ये आ गया 2, ये आ गया, ठीक है। सिंपल सी बात है, 10 मिलियन से प्लांट एंड मशीनरी आपने 2017 में बाई की, इंस्टॉल की, लगाना शुरू कर दी। अब मैं यहाँ पर एक बात करूँगा, इन सब को मैं कैटर करता हूँ एक ही सिनेरियो में। आपने प्लांट एंड मशीनरी ले ली, इंस्टॉल कर लिया आपने, इंस्टॉल एंड रन, ठीक है। रनिंग होने के बाद 2018 में इसने फैब्रिक निकालना शुरू, लेट से फैब्रिक की थी मशीन, फैब्रिक निकालना शुरू कर दिया, प्रोड्यूस एंड देन सेल, सेल आ गया, ठीक है बच्चों। 10 मिलियन की हमने ली मशीनरी, वो इंस्टॉल कर ली, इंस्टॉलेशन के बाद 2018 में उसने फैब्रिक बनाना शुरू कर दिया, उसके बाद हमने 2018 में सेल करना शुरू कर दिया, ठीक है। 2017 से 2018 के दरमियान इस, अगर हम मार्केट में जाके नया उसी तरह का इक्विपमेंट खरीदते तो हमें पड़ता 7 मिलियन का, या उस मशीनरी को बेचने जाएं तो वो हमें 7 लाख 70 लाख रुपए दे रही थी। तो जो उसने एक साल में अपनी वैल्यू कम की है उसको हम कहते हैं डेप्रिसिएशन, जो वैल्यू कम की है।
लॉ कहता है कि ये जो वैल्यू कम हुई है इसको एक्सपेंस रिकॉर्ड करो। लॉ ये कहता है इसको आपने अपने पास एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है। हर साल जो वैल्यू कम होती जा रही है एक्सपेंस बनता जाएगा, इतना भी कम होता जा रहा है, एक वक्त है कि इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, आपकी बुक से निकल जाएगी। अब ये मैंने डिस्कशन की है एज पर इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अगर मैं यही इनकम टैक्स लॉ के आईटीओ करूं ऑर्डिनेंस, तो ये पहले साल 5 मिलियन रह जाएगी, दूसरे साल जिसे कह लो 3 मिलियन रह जाएगी, जीरो आ जाओ 4 आ गए, ठीक है। तीसरे साल हमारे पास रह जाएगी जिसे कह लो कि 1 मिलियन के करीब, और ये साल खत्म हो जाएगी, ठीक है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ये डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा। इन दोनों में जो डिफरेंस है वो कहलाता है डेफर्ड टैक्स, ठीक है बच्चों। सिंपल सा कंसेप्ट है, क्योंकि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कहता है कि भाई जल्दी निकालो बुक से, जितना ज्यादा एक्सपेंस रिकॉर्ड करोगे मुझे कोई मसला नहीं है। अब इतना ज्यादा एक्सपेंस रिकॉर्ड कैसे हुआ? बात यह है कि एफबीआई कहता है कि एक तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 30% होती है, और अगर फर्स्ट ईयर यूज करोगे तो उसके ऊपर 20% एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन आप ले लो, तो टोटल 50% पहले साल यूजली तौर पे हमें डेप्रिसिएशन उस एसेट की मिल जाती है। तभी मैंने 10 मिलियन से यकदम 5 मिलियन कर दिया। तो ये जो एक डेप्रिसिएशन का रेट 30% एफबीआर ने दिया हुआ था मुझे, वो तो आ गया डायरेक्ट। जो 20% एक्स्ट्रा दिया फॉर द फर्स्ट ईयर यूज, वो बना मेरा इनिशियल अलाउंस 20% एक्स्ट्रा। मतलब ये डिपेंड करता है, जो जिस तरह का एसेट होगा उस तरह की हमें इनिशियल अलाउंस है, ठीक है। बात यह है कि एसेट फॉर द फर्स्ट टाइम यूज इन पाकिस्तान हो, एसेट फॉर द फर्स्ट टाइम यूज इन पाकिस्तान हो, तो एफबीआर उस पर एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन हमें देता है। आप अपने एसेट्स को जल्दी से निकालो, वो कहता है कि आप भाई काम करो, आप प्रोडक्शन करो, कुछ चीजें निकालो। एफबीआई इस चीज को मतलब मुंह जुबानी 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 दिल से नहीं कहता, जुबानी में कहता है यार तुम ज्यादा डेप्रिसिएशन लो, जल्दी तुम अपने एसेट्स को वॉर्न आउट करो, खत्म करो। जब ये खत्म हो जाएगा, लेट से ऐसी वैल्यू खत्म हो जाएगी, मसला ये है कि 3 साल बाद हमारी बुक्स में इधर तो वैल्यू जीरो हो गई है, जब हम इसको सेल करेंगे हमारे पास कैपिटल गेन आएगा, उस पर भी टैक्स लेंगे वो। तो वो उन्होंने टैक्स के तरीके बनाए हुए हैं, टैक्स किस तरह निकालना है लोगों से। सर हम तो जो अकाउंट्स मेंटेन करते हैं वो आईएफआरएस इंटरनेशनल हाँ स्टैंडर्ड्स के मुताबिक करते हैं, तो ये हम कैसे करेंगे आईटीओ वाला जो आपने बताया? बच्चे, ये रिटर्न के टाइम करोगे। तो डेफर टैक्स का हमारे आप डेफर टैक्स का आप अलहदा से वो बनाओगे, हेड बनाओगे। खुद ही हाँ, डेफर टैक्स और एसेट ये बनेगा या बुक्स लाइबिलिटी बनेगा, हाँ, कंपनी की बुक्स में, कंपनी की बुक्स में बनेगा। और वाह, वो ही उसके बाद ऑडिटर के पास जाएगा, वो फिर ऑडिटेड अकाउंट्स के देगा, तो उसके अंदर ये मेंशन होगा ऑलरेडी। बिल्कुल। वो जो डिफरेंस आ रहा होता है ना, इसे कहते हैं टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंसेस, जिसकी वजह से ये एसेट बन रहा होता है या लाइबिलिटी बन रही होती है। यही वो आगे वो करते हैं कि भाई ये इनके फाइनेंशियल्स में एज ए बैलेंस शीट में एसेट में जाना है या लाइबिलिटी में जाना है। तो हमने या तो टैक्स पे करना होगा एक्स्ट्रा, या हमारा कोई हमें लाइबिलिटी हम एक तरह से हमने ओन किया होगा, हमने एक्स्ट्रा पे किया होगा, ठीक है ना। तो वो डिफरेंट सिनेरियो में डिफरेंट क्रिएट होता है। तो ये जो डिफरेंसेस आ रहे हैं, ये मैंने कहा कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कह रहा है कि आपने डेप्रिसिएशन के रेट इस तरह लेने हैं, जबकि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ये है। डेप्रिसिएशन तो सिंपल है, लेकिन पॉइंट ये है कि ये जो एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन, एक तो वो 20% आ गई, दूसरा वैसे भी रेट इसका ज्यादा होता है। ये कहते हैं कि आपने 10% रेट लगाना है, ये कहता है नहीं 30% लगाना है। डायरेक्ट रेट ही उसका मतलब एफआईआर का रेट से ज्यादा है, जिसकी वजह से डिफरेंस हमेशा आता है, हमेशा, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन और इनिशियल अलाउंस ये हो गया। अगर ये प्लांट एंड मशीनरी ना होती, ये होता सॉफ्टवेयर, तो मुझे वर्ड यूज करना था अमोर्टाइजेशन। ठीक हो गया बच्चे। अमोर्टाइजेशन इंटेंजिबल एसेट पे होती है, टेंजिबल एसेट पे डेप्रिसिएशन होती है। क्लियर? कोई कंफ्यूजन तो नहीं बच्चे? मैंने एसेट कब बनाया? 2017 में लिया। मैंने प्रोडक्शन कब स्टार्ट की? 2018 में। तो जो पहले साल मेरा एक्सपेंस हुआ है, लेट्स ये तो एसेट बन गया ना, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पहले साल कितना था? 5 मिलियन, ठीक है। ये मेरा प्री कमेंसमेंट एक्सपेंस है।
प्रोडक्शन से पहले, यूज से पहले, सेल से पहले जो भी मेरा एक्सपेंस बनता है वो मेरा प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर होता है। जब मैं रिटर्न सबमिट करने लगूंगा तो मैं ये प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर अलाउेबल एक्सपेंस है। मतलब फर्स्ट ईयर की जो डेप्रिसिएशन होगी वो हमारी अगर मैंने बिजनेस नहीं स्टार्ट किया तो, जितने अर्से भी नहीं इतना आसान नहीं किया, ठीक है, 5 साल के लिए होता है। हाँ हाँ, जिस साल मैंने इंस्टॉल कर लिया, मैंने काम शुरू कर दिया, लेकिन अभी प्रोडक्शन नहीं हुई, सेल नहीं हुई, तो काम शुरू होने से पहले जो मेरा खर्चा होता है ऑर्डिनेंस उसको अलाउेबल एक्सपेंस बनाता है, क्योंकि वो भी हमारा एक्सपेंस है ना। कैपिटल इसी ये प्री कमेंसमेंट एक्सपेंस से क्या बनेगा, एंट्री होगी, एक्सपेंस भी हो रही होगी, कैपिटल भी बन रहा होगा, ठीक है। तो मेरा कैपिटल भी तो इसी थ्रू बनेगा ना। तो कैपिटल कैसे, कैपिटल किधर जा रहा है, खर्चा हो रहा होगा ना कैपिटल से, ठीक है ना। यहां तक किसी को कोई कंसेप्ट में कोई कंफ्यूजन, कोई डिफरेंसेस क्लियर बच्चे? Yes. थोड़ा सा आगे चलते हैं। मैडम कोई मसला तो नहीं ना? बैड डेट्स, चलें जी, बैड डेट्स बताएं क्या होते हैं। लॉन भी होता है, हमें उम्मीद नहीं होती कि आएंगे और ये अचानक आ जाते हैं। क्या मैडम? हमने लॉन दिया होता है और हमें वो होता नहीं है कि वापस मिलेंगे, अच्छा, और हमें मिल जाता है, दैट्स कॉल्ड बैड। नहीं मिलता ही नहीं है। ये बात तो ऐसे होता है, अगर आप किसी से लोन लेना है और आप उसको ना अपने क्रेडिटर्स देते हो, अगर आप उसको लोन बैक नहीं करते तो वो कंज्यूमर अथॉरिटी होती है कि वो आपके जो जितने भी है उसकी या तो लिक्विडेट कर देते हैं या तो बैड डेट में ले जाते हैं, तो आप उसे रिकवर नहीं कर सकते। ये जी बड़ी कहानी बताइए, आप सिंपल बताएं। सिर्फ किसी ने हमसे पैसे लिए और उसके बाद उसने रिटर्न नहीं किए, बैड। इन्हीं कहानी दसना, मैं आगे बताता हूँ, इससे भी आसान। आपने सेल की है, जरूर पैसे देने हैं, पैसे जरूर, बड़े अमीर हो तुम लोग, हाँ, पैसे दिए जी वापस नहीं है, पैसे दिए जी वापस नहीं है। और भाई बिजनेस कर रहे हो यार, बिजनेस इनकम पे आए हो, उधर जा रहे हो जी क्या पैसे दे दिए, मतलब पता नहीं क्या सेल की है, कोई भी अमाउंट की है, लेट्स से कि आपने इतने भी ये 2 बिलियन की सेल की है, आपको पता है कि 10% ऑफ 2 बिलियन पे ऑफ ही नहीं करेंगे आपको, तो 10% है वो आपके बैड डेट्स बन जाएंगे। उन्होंने आपको पैसे पे ही नहीं किए, सेल कर दिया ना आपने, इक्विपमेंट उठा के चले गए हैं, टायरों की दुकान थी, 2 टायर पठान उठा के अफगानिस्तान चले गए, जाके ले गए वो पैसे, नहीं आने वापस। इधर से जी छोटू गैंग आया, वो बंदूकें उठा के चला गया सिंध में, नहीं आने, नहीं आने कोई चीज वापस। कोई मतलब फर्नीचर का माल है, वो वहां से उठाया, क्या कहते हैं उधर से, कोहाट से, किसका, अखरोट का, अखरोट का फर्नीचर उठाया, वो चला गया नीचे, क्या कौन सी जगह जहाँ पे मशहूर है, फैसलाबाद के साथ, जहाँ पे फर्नीचर बहुत अच्छा बनता है, चनियोट वाला है, चनियोट, चनियोट वाला है, वो कहते नहीं जी ये हमारा है, टाली का फर्नीचर है, नहीं देते वापस, ठीक है। तो जो भी सिनेरियो क्रिएट कर लो, सेल की है, उन्होंने इक्विपमेंट निकाल दिए, चीजें जो भी बेची थी बेच दी हैं, आपको कुछ परसेंटेज ऑफ इट नहीं मिलते पैसे। वो कहते हैं आज देंगे कल देंगे, आज देंगे कल देंगे, क्रेडिट पे कारोबार है ना, 90% ऑफ कारोबार सारे क्रेडिट पे है। वो कहते हैं जी आज कल में करते करते पैसे वापस ही नहीं आते। इसमें प्रॉफिट होता है लेकिन जितना आप एक्सपेक्ट करते हो उतना प्रॉफिट नहीं होता। किसमें? सर ये जब बैड डेट्स में बैड डेट तो पुत्र पैसे ही नहीं आए, वो आपने पैसे पैसे 10% ऑफ इट वो गया है, वो एक्सपेंस हो गया, वो खूह खाते, ठीक है। सो जो खूह खाते वाले पैसे हैं ना, ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा देखना है हमने, ठीक है। इनकम टैक्स ऑडियंस कहता है तो हो जाए बैड डेट, मैं क्या कहूँ, मुझे क्या है, एफबीआई कहता है मैं नहीं मानता, ठीक है। वो कहता है इस बैड डेट्स के लिए मुझे एजिंग रिपोर्ट दो, AGEING, एजिंग रिपोर्ट, कि आपके 2023 चल रहा है, तो 2022, 21 और 20 इसमें कितने बैड डेट्स थे, इसमें इजाफा कितना हुआ है और इसमें कमी कितनी हुई है, पिछले बैड डेट्स कितने थे, इसमें कितने बैड डेट्स इंक्रीज हुए हैं और कितने पे ऑफ हुए हैं, इसमें कितने इंक्रीज हुए हैं, कितने पे ऑफ हुए हैं। अगर पे ऑफ होते जा रहे हैं और ये नए हैं बैड डेट्स, तो एफबीआई कहेगा ये अलाउेबल है। अगर ये पुराने ही चल रहे हैं तो आपने मुझे ये बताओ कि इसमें अगर अगर लेट्स से पुराने चल रहे हैं, आपने बैड डेट्स पिछले सालों में क्यों नहीं लिया? एफबीआई ये कहता है आपने इन बैड डेट्स को रिकवर करने के लिए कितनी एडवर्टाइजमेंट की है।
आपने कितनी FIR काटी हैं, कितने कोर्ट केसेस किए हैं। FBI हमसे पूछता है, हम उनको कहते हैं इतना किया है, तो फिर कहता है ठीक है, अगर एफर्ट की है, पैसे नहीं आए, 6 महीने से ज्यादा हो गए हैं, तो आप उसको बैड डेट बुक कर लो और आपका अलाउएबल एक्सपेंस है। ये एफर्ट्स नहीं कर रहे तो फारो। ठीक है, अब एक सेल है, अभी ये बैड डेट इसके बाद का कंसेप्ट है, उससे पहले आता है प्रोविजन फॉर बैड डेट। बैड डेट और एक है बैड डेट। इस प्रोविजन फॉर बैड डेट में ये है कि अगर आपको खर्चा है कि 10% ऑफ दिस अमाउंट, जैसे 2 मिलियन आ गई, 2 मिलियन आपका बैड डेट हो सकता है, देयर इज अ चांस कि ये निकल जाएंगे, आपको पैसे नहीं आएंगे, देयर इज अ चांस। तो आप क्या करते हो, आप कहते हो अपने एज पर इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, आप उसको अपने पास एक रिजर्व बना लेते हो कि भाई मेरा इतना पैसा लगता है उड़ने वाला है। ठीक है ना, रात को मैंने 4 साल सिगरेट पिया है और मुझे ख्वाब आया है कि भाईजान ये मेरे साथ होने वाला है, मैंने सुबह उठते प्रोविजन बुक कर ली। ठीक है ना, मतलब इस तरह हवाई हवाई बातें हैं, जस्ट लेट से FBI कहता है भाई तू पागल हो गया, मैं क्यों मानू तेरा प्रोविजन। हमने फिर इसकी, ये एडमिजिबल एक्सपेंस नहीं है, एडमिजिबल ये भी नहीं होता, ये भी एट फर्स्ट नहीं होता, अनलेस विद रीजनेबल सर्टेनिटी हम प्रोवाइड करें, रीजनेबल सर्टेनिटी। हम ये बताएं कि भाई पिछले 3 सालों में इतने अमाउंट का रेवेन्यू था, इतना हमें नहीं आया, इतने अमाउंट का रेवेन्यू था, इतना हमें नहीं आया। हम उनको बताएंगे कि ये हमारा, या तो बच्चों एक चीज होगी, या ये होगा या ये होगा। ठीक है, ये दोनों इकट्ठे का एग्जिस्ट करना सेम एक्सपेंस पे नहीं हो सकता। मतलब लेट से कि A, B और C, इसने मुझे पेमेंट नहीं की, इसकी मुझे डर है कि शायद आ जाए या शायद ना आए, इसकी मुझे कंफर्म है कि पेमेंट आएगी, तो ये तो मेरी होगी सेल, बी हो गया मेरा प्रोविजन, ये हो गया मेरा बैड डेट। बट जो मैंने प्रोविजन एक दफा अलाउ, इफ वंस अलाउड, ये दोबारा बेशक बैड डेट भी हो जाए, लेकिन एक दफा जब मेरा एक्सपेंस अलाउ हो गया, तो क्या एक दफा एक्सपेंस अलाउ दूसरी दफा एक्सपेंस बन सकता है? नहीं बन सकता, कहानी खत्म। सो अगर नहीं बना तो मैं बैड डेट में जाके उसको कंफर्म कर लूंगा। सो अगर मैं इसको प्रूव करूं विद रीजनेबल सर्टेनिटी कि भाई मेरा पैसे निकलने का बहुत ज्यादा खर्चा है, बहुत लॉस हो गया, गंदम थी, कटाई कटाई एंड टाइम पे जब मुझे गंदम मिलनी थी, उधर बारिश पड़ गई, नहीं लॉस हो गया, सलाम आ गया। सैलाब आ गया, कोई मसला हो गया, कुछ भी इशू हो गया, तो जब मेरे पैसे वापस आने, मुझे सर्टेन हो जाए कि भाई पैसे नहीं आएंगे, कुछ पूछना आपने मैडम? अच्छा, कुछ मुझे सर्टेनिटी हो जाए कि भाई नहीं होना, तो फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज अ अलाउएबल एक्सपेंस। लेकिन सर्टेनिटी प्रूव कैसी होगी, दैट्स मतलब $1,000,000 क्वेश्चन, जो कि मेरे पास भी नहीं है। ठीक है, आप इसमें मिन्नतें कर सकते हो बस उनके पास। ठीक है बच्चों, इस इन कंसेप्ट में किसी को कोई कंफ्यूजन? क्लियर? Yes. सिंपल सी बात है, वेरी ब्रीफ, वेरी सिंपल टॉपिक, बिजनेस इनकम के मेथड ऑफ अकाउंटिंग। ये है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, IAS। IAS कहता है कि भाई कैश बेसिस अकाउंटिंग ये है, ग्रोसरी ग्रोसरी स्टोर है, पैसे दोगे तो आटा उठा के ले जाओ, पैसे नहीं दोगे आटा नहीं देना मैंने। ठीक है, एक्रूअल कहता है तू पैसे ना भी दे, तू आटा उठा के ले जा, मुझे कल दे दें। ठीक है, तो मैं सेल रिकॉर्ड कर लूंगा, इधर जब मुझे पैसे मिलेंगे तब मैं सेल रिकॉर्ड करूंगा, यहाँ जब मुझे पैसे नहीं भी मिलेंगे तब भी मैं सेल रिकॉर्ड कर लूंगा।
यहां जब मैं पैसे दूंगा किसी खर्चे के लिए तब मैंने रिकॉर्ड करना है एक्सपेंस। यहां जब मुझे डाउटफुल है कि कल को मेरा खर्चा होना है तो मैंने उसको एक्सपेंस को बुक कर लेना है। ठीक है, ये एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है, ये कैश बेसिस ऑफ अकाउंट है। पेमेंट्स नहीं होगी तब एक्सपेंस जी अप्रूवल पैसा नहीं, जब रीजनेबल सर्टेनिटी होगी एक्सपेंस होना है तब आप बुक कर लोगे। सैलरी की एग्जांपल देखी ना आपने। पेड और पेएबल, आईएएस हो गया और आईटीओ हो गया। आईटीओ ने इसको ऑप्ट कर लिया। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कहता है जेड़ा मर्जी यूज करो, मैनू मेरे पैसे दो। ठीक है, कैश बेसिस करो वो करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक वक्त में एक यूज करोगे। फॉर 1 ईयर यूज ओनली 1 प्रिंसिपल, 2 प्रिंसिपल इकट्ठे यूज नहीं कर सकते। सो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन तो नहीं रहेगी बच्चों, क्लियर है बच्चों? चलो अब एक जिसे किसने मेडिकल बायोलॉजी पढ़ी है? बायोलॉजी पढ़ी है सालम इंसान। ठीक है, अच्छा क्या मेडिकल प्री मेडिकल ओ लेवल्स ए लेवल्स इंटरमीडिएट में वो किसने पढ़ी है? बायोलॉजी पढ़ी नहीं? क्या पढ़ा है? मैथमेटिक्स? मैंने आईकॉन किया। मैडम आपने? आइकन बच्चे तुमने? Numerical. तो मैं बोल क्यों नहीं रहा? बोल क्यों नहीं रहा? बोल ना यार, क्या हो गया तेरा? तेरा क्या था? हाँ अच्छा अच्छा ठीक है, आर्ट्स हो गया। अच्छा तो केमिस्ट्री तो तुम लोग लिटमस टेस्ट याद है? लिटमस टेस्ट क्या होता है? तो याद है पढ़ा था। हाँ, लिटमस टेस्ट होता है। आप लोगों ने बच्चों पढ़ा होगा, एक सिंपल सा एक पेपर होता है, ऐसे पेपर वो ड्रॉप करते हैं एक टैंक में। ये एक्सपेरिमेंट था। हाँ हाँ, तो ये इधर ना इधर कलर कलर पड़े होते हैं। तो ये आहिस्ता यहाँ पे हमने डिफरेंट कलर कोडिंग की, यहाँ रेड किया, ब्लू किया, ग्रीन किया, नीला किया, जो भी है। तो ये पानी या प्रेशर से ना थोड़ी देर बाद ये यहाँ तक पहुंच जाते हैं, तो कलर डिफ्यूज हो जाते हैं इस पेपर के अंदर। सो इधर जो मैं सिंपल बता रहा हूँ, इस डायग्राम की तस्वीर ना बना लीजिएगा। ठीक है, तो ये जो लिटमस टेस्ट है, बिजनेस इनकम का एक लिटमस टेस्ट है। ठीक है, इनकम मस्ट पास अ टेस्ट ऑफ सेक्शन 18 एंड 19। इस सेक्शन में आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, अभी इसी के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, अगर इनकम ये टेस्ट पास करेगी तो वो बिजनेस इनकम है, और अगर एक्सपेंस सेक्शन 20 और 21 का टेस्ट पास करेंगे तो वो एडमिजिबल एक्सपेंस है और वो चलेंगे हमारे बिजनेस इनकम का हिस्सा बन जाएंगे। ठीक है, आगे इसको थोड़ा सा मजीद इलेबोरेट करते हैं। ये तो क्लियर है 18 एंड 19, इसमें तो कोई बात नहीं है, कोई भी बिजनेस कर लो जी, इनकम आएगी तो बिजनेस इनकम है, छोड़ दो। स्पेकुलेशन बिजनेस है, जो मर्जी बिजनेस हो, सारे के सारे इसके अंदर फॉल कर जाएंगे। लेकिन रह गया ये वाला 20 एंड 21, ये थोड़े से लेंथी हैं, थोड़ा सा इसमें डीप डाउन मीनिंग्स हैं। थोड़ा सा आगे चलते हैं। ठीक है, अब एक्सपेंस मस्ट पास अ टेस्ट अंडर सेक्शन 20 और 21, इसको हमने देखना है। ये तो मैंने आपको बता दिया, डेप्रिसिएशन, इनिशियल अनाउंस अमाउंटाइजेशन, प्री कमेंसमेंट, बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल, ये है सेक्शन 23 से 31। ये इन सेक्शंस में ये सारे मेंशन्ड है, ये सारे के सारे। ठीक है, अब एक और हमने सेक्शन पढ़ा था, अगर उस पे सारे के सारे टैक्सेस कटे हुए हों, सारे के सारे जब एक्सपेंसेस पे टैक्सेस कटे हुए होंगे तो टैक्सेस बाय मीन ऑफ टैक्सेस बाय मीन दिस दीज वन। अगर ये टैक्सेस कटे हुए हैं इसके ऊपर, यार ये बच्चे 148 है, इंपोर्टेंट 148। ठीक है, अगर ये टैक्सेस इस पे कटे हुए होंगे तो बस ठीक है, और ये ट्रांजिशन एडवांस टैक्सेस हैं, ये एंड पे आते हैं। तो ये हमारे ऑर्डिनेंस के मिड में होते हैं, मैं से बता रहा हूँ, ये एंड पे होते हैं। ठीक है, तो ऑर्डिनेंस में ये अगर हमारे एक्सपेंसेस ने के ऊपर ये भी टैक्स कटा हुआ है, और ये भी अगर कोई बनता है ये भी कटा हुआ हो, और ये भी चीज हो, तो ये सारे के सारे हमारे एक्सपेंसेस एडमिजिबल एक्सपेंसेस बन जाते हैं। कोई कंफ्यूजन अभी इसके अंदर? अभी मैं इसको बारी बारी थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। ये चार्ट ज़हन में रखना है बच्चों। ठीक है, ये एक तरह से ना समरी है। पता क्या होता है, मैं अगर सच्ची बताऊं, हमने तो पढ़ा है, हमने तो बुक से पढ़ा है, हम बुक से पढ़ पढ़ के हमने कभी ये चार्ट हमने जिंदगी में हमें किसी उस्ताद ने मार के भी नहीं बना के दिया, ये सारा हम खुद ही कर रहे होते हैं। ठीक है, अब जब पढ़ाने की बारी आती है हम कहते हैं इनको कैसे समझाए खुद तो हमें समझ आ गया, इनको कैसे समझाए, तो वो फिर आप लोगों के लिए बनाने पड़ते हैं और बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है,
अच्छा बच्चों, एक सिंपल सी बात है, अब मैं आपको बताऊं कि एक बिजनेस है, कोई भी बच्चे बिजनेस का नाम बताओ, कोई बिजनेस का नाम बताओ, अपनी कंपनी का नाम बताओ, क्या नाम है? जेब मीडिया सॉल्यूशंस, ठीक है। अब ये एक प्राइवेट लिमिटेड है, लेट से प्राइवेट लिमिटेड का मतलब है कंपनी है, ठीक है। इसने सैलरी पे करनी है, इसने इंपोर्ट्स करनी है, इसने कोई भी इंटरेस्ट देना है, हमने जो भी है, डिविडेंड आ गया, व्हाट्सएवर। इधर एक मिसिंग है, प्रॉपर्टी भी मिस था, प्रॉपर्टी का है 155। खैर, हमने कोई भी जेम मीडिया ने सोल्यूशन टैक्सेस देने हैं, मतलब पेमेंट्स करनी है। लॉ कहता है कि पेमेंट को एडमिजिबल बनाने के लिए आपने टैक्स काटना है। अब यहां पर तो लॉ हमें समझ आ गया, एडमिजिबल भी समझ आ गया, टैक्स समझ आ गया, ये सेक्शन लिखे हुए हैं, ये एक्सपेंसिव भी समझ आ गए, लेकिन इसने टैक्स काटना था। यहां पे क्वेश्चन है, लॉ कहता है कि कोई बंदा भी, कोई भी जो कि प्रिस्क्राइब्ड पर्सन होगा, प्रिस्क्राइब्ड पर्सन, उसकी डिफाइन किया है, प्रिस्क्राइब्ड पर्सन ये टैक्स काटेगा। अगर प्रिस्क्राइब्ड पर्सन नहीं है, अगर प्रिस्क्राइब्ड पर्सन नहीं है तो वो टैक्स नहीं काट सकता, ठीक है। लॉ आगे से और भी मतलब इस तरह की वो कंडीशंस लगाता है। प्रिस्क्राइब्ड पर्सन क्या है, सेक्शन 153 में डिफाइंड है इसके अंदर, ठीक है। वो मैं मेरे पर डेफिनेशन भी वो दिखा देता हूँ आगे। प्रिस्क्राइब्ड पर्सन मींस द फेडरल गवर्नमेंट, ठीक है, समझते जाओ। फेडरल गवर्नमेंट, कंपनी, एओपी, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, अ फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्ट्रैक्टर और कंसल्टेंट, अ कंजोर्शियम, एन एक्सपोर्टर, एओपी हैविंग अ टर्नओवर ऑफ 100 मिलियन रुपीस और अबव। कोई एओपी जिसका टर्नओवर सेल्स जो है 100 मिलियन से ज्यादा होगी, कोई इंडिविजुअल जिसका टर्नओवर 100 मिलियन, इंडिविजुअल 100 मिलियन से ज्यादा होगा। बच्चे पर्सन की डेफिनेशन कहां पे मैंने बताया, कहां पे है? गुड, ठीक है, याद रखना। इंडिविजुअल, एओपी, ये सारे पर्सन की डेफिनेशन में वहां पे लिखे हुए हैं, ये कौन कौन से कंपनी मतलब पर्सन है, कौन कौन से इंडिविजुअल है, कौन कौन सी क्या क्या चीजें हैं, तो वहां पे डिफाइंड है। सो इंडिविजुअल जिसका टर्नओवर 100 मिलियन से ज्यादा होगा, एओपी जिसका टर्नओवर 100 मिलियन से ज्यादा होगा, कोई पर्सन सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड हो उसका भी टर्नओवर 100 मिलियन से ज्यादा होगा कोई भी पीरियड्स में। अ पर्सन रजिस्टर्ड सेल्स, वही रिपीट हो रही है। अ पर्सन ड्राइविंग इनकम फ्रॉम द बिजनेस ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड सेल एंड रेजिडेंशियल, जो भी है, जो बिल्डिंग के, उस बिल्डर एज रजिस्टर्ड होगा, कोई डेवलपर एज रजिस्टर्ड होगा। दोनों जब ये पार्टीज जब भी एक्सपेंस करेंगे, एक्सपेंस कौन सा करेंगे, कोई भी इस तरह का एक्सपेंस करेंगे, तो इन्होंने टैक्स काटना है। मेरा टर्नओवर 100 मिलियन से कम है, मैं नहीं काटता टैक्स, ठीक है। मैं इंडिविजुअल, मेरी एओपी 100 मिलियन से कम टर्नओवर है, मैंने नहीं काटना टैक्स, जाओ जो मर्जी करना कर लो, नहीं काटता टैक्स। मैं अगर कंपनी हूं, मेरा टर्नओवर 10 रुपए है, मेरा टैक्स काटना है, क्योंकि लॉ में लिख दिया कंपनी, ठीक है। सो इस तरह ये चीजें, ये स्कीम ऑफ टैक्सेशन इस तरह है। टैक्स काटेगा कौन? सो बेसिकली यहां पर हमारी बात होती है जेब मीडिया सॉल्यूशंस। इस जेब मीडिया सॉल्यूशंस ने इन पे टैक्स किसकी कब कब काटना है, हर तरह के एक्सपेंस पे। अगर ये एक प्रिस्क्राइब्ड पर्सन है, अगर ये प्राइवेट लिमिटेड ना होती तो इसने हमें चेक करना पड़ता कि ये है क्या, इंडिविजुअल है, सोल प्रोप्राइटर है, ये एओपी है, ये है क्या, तो फिर हमने टैक्स की इम्प्लीकेशन इस हिसाब से देखनी है। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन लाला? क्लियर बच्चों? यहां पर ये जो चीजें हैं, ये मैं अभी आपको दिखाने लगा हूं, ये वाला, ठीक है, हिस्सा, ठीक है। अब बच्चों जब भी हम पढ़ेंगे ना डिविडेंड्स वगैरह, अच्छा मैंने अभी आपको मैं करवा क्या रहा हूं, मेरा जो प्राइमरीली काम है, वैसे में ये डिविडेंड है क्या? मैं नहीं पता, एक मिनट यार, सबर सबर सबर, आ जाओ, सारे सवाल हल करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्लास है ना, नेक्स्ट क्लासेस मिस नहीं करनी, वो मैंने ना रिटर्न करवानी है नेक्स्ट क्लासेस में ना, मिस नहीं करनी नेक्स्ट क्लासेस, ठीक है बच्चों। अच्छा, आपने क्या पूछा, डिविडेंड क्या है? छोड़ो, पहले इससे पहले एक और,
मैंने आपको बताया कि आपकी इनकम स्टेटमेंट है, उसमें क्या आता है, इधर आ गई सेल्स, ठीक है, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जीपी आ गया, ठीक है, फिर एडमिन, जनरल, सेलिंग, नेट प्रॉफिट आ गया, ठीक है। इस मैंने जो पढ़ा रहा हूं, पहले मैंने आपको ये बताया कि ये क्या चीजें हैं, ठीक है, ये एक्सपेंसेस, ठीक है। दूसरा मैं आपको बता रहा हूं बच्चों कि ये वाली जब हम फीडिंग करेंगे आईटीआर में, आईटीआर बोले तो इनकम टैक्स रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न में जब हम फीडिंग करेंगे बच्चों, तब आप लोगों ने फिलहाल उस टाइम मैं ये नहीं कहूंगा एडमिजिबल है कि नहीं है, उस टाइम मैं ये बात बिल्कुल नहीं करूंगा कि ये एडमिजिबल है कि नहीं। मैं डेटा उठाऊंगा, इधर छिक दूंगा, उठा के मैंने डाल देना, मैंने नहीं देखना कि क्या है, ठीक है। क्योंकि रिटर्न के टाइम पे जो प्रेशर होता है वो एक डिफरेंट सिनेरियो का प्रेशर होता है। रिटर्न जब हम एज ए कंसल्टेंट फाइल कर रहे होते हैं, हमारे पास काफ़ी लोग आते हैं रिटर्न फाइल करने के लिए, काफ़ी ज़्यादा काम होता है, उस टाइम तो मैंने मार के नहीं देखना ये कि ये एडमिजिबल था कि नहीं था, उस टाइम मैंने बस रिटर्न फाइल करनी है। लेकिन रिटर्न फाइल होने के बाद क्या होगा, 161/205 या ऑडिट, इसकी मैंने तैयारी कंसल्ट एज ए कंसल्टेंट मुझे पहले से करनी चाहिए, या जो कंपनी के अंदर जॉब करता है वो शुरू से इन चीज़ों की तैयारी करेगा। हमारा रोल क्या है, ये फीड करना है, जो मैंने कल सिखाना है फिलहाल, ठीक है। लेकिन आपको मैं पढ़ा क्या रहा हूं कि ये आपको पता हो, ये आपको पता हो, ये इतना अहम नहीं है, इतना अहम टॉपिक नहीं है जितना अहम ये टॉपिक है। क्या होता है, वो क्या कहते हैं, सबसे बड़ा जहाद कौन सा है, वो जहाद, जहाद बिन नफ्स, अपने नफ्स का जहाद, ठीक है ना। ਤੁਸੀਂ अपने आप ਨੂੰ एनालाइज करो कि भाई टैक्स काटा है कि नहीं काटा, एक्सपेंस एडमिजिबल है कि नहीं, तो ये नफ्स का जहाद है, कंपनी के नफ्स का जहाद है, सिंपल सी बात है। सो ये इस तरह वर्कआउट कर रहा है। तो अभी जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ बच्चों, वो सारा मैं अभी आपको ये थोड़ा सा बता रहा हूँ और वो वाला बता रहा हूँ, ठीक है। ये चीजें आपको अल्फाज क्लियर हो जाए ना, जब रिटर्न आएगी ना तो इतने मुश्किल अल्फाज आएंगे वो समझ नहीं आ रहे होते, थोड़े बहुत अल्फाज मैं आपके इजी कर रहा हूँ, सिंपल कर रहा हूँ। रिटर्न में अल्फाज थोड़े से शायद मुश्किल हो जाए, उम्मीद नहीं होंगे, मैं खड़ा हूँगा इंशाल्लाह, ठीक है। डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड भाई का सवाल है, कोई बताएगा, चलें, इन्वेस्टमेंट पे शेयर होल्डर्स को पे करते हैं। ठीक है। जो भी अमाउंट कंपनी की शेयर होल्डर्स को पे करते हैं आफ्टर ऑल दी एक्सपेंसेस, हम्म, उसको डिविडेंड कहते हैं। इट कुड बी प्रेफर्ड और ठीक है, क्या समझ आया, कि आफ्टर प्रॉफिट जो हमारे पास आता है फिर वो नेट प्रॉफिट आ गया ना बच्चे, नेट प्रॉफिट टैक्स आ गया, यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया, इसके बाद आएगा एक कोई भी जो चीज़ है, कोई मतलब लेट से के 10% ऑफ इट, 10% ऑफ दिस अमाउंट शुड बी डिविडेंड, ठीक है ना, इसका, और वो डिविडेंड किस तरह होगी, अर्निंग पर शेयर के हिसाब से निकलेगी, ईपीएस, ठीक है। सो इसका बचे जो 90% है वो हमारा रिजर्व में चला जाएगा, जिसे हम कहेंगे रिटेन्ड अर्निंग्स। बात क्या है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यहां तक तो मैंने बता दिया तुम्हें। इस टैक्स का, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का 10% जो है हम कहेंगे ये हमने डिविडेंड जो हमारे शेयर होल्डर हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ठीक हो गया। दूसरी, और वो किस हिसाब से होगा, अर्निंग पर शेयर की रेशो निकलेगी, उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन, किसके कितने शेयर हैं। लेट से कि 10 लाख हैं, 10 लाख रुपए, ये 10% 10 मिलियन बन गया, 10 मिलियन, 1 मिलियन बनता है वो तो, अच्छा ये 10 मिलियन है, टोटल शेयर्स कितने हैं, कोई कोई नंबर बताओ, कोई नंबर बताओ, कितने शेयर्स हैं कंपनी के, 1000 ठीक है, दिस डिवाइड बाय 1000, ठीक है, तो कितनी आ गई ये, तो पर हर एक शेयर का 10,000 रुपये, हर बंद, जिसके पास एक शेयर है उसको 10,000 मिलेगा, जिसके पास 2 शेयर हैं उसको 20,000 मिल जाएगा, ठीक है। सो इस तरह ये वर्कआउट करता है, अर्निंग पर शेयर बंदे की शेयर होल्डिंग पे आगे चला जाता है, तो जो भी इन्वेस्टमेंट हुई भी है उसका एक परसेंटेज मिल जाता है, और रिमेनिंग रिटेन अर्निंग में चला जाता है, सारे का सारा रिटेन अर्निंग में नहीं जाता, कुछ डिस्ट्रीब्यूट भी होता है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ये है, ये सारे का सारा डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, कुछ रिटेन अर्निंग में भी जाता है, इस तरह।
तो बहरहाल ये कंसेप्ट था इसका। तो हम थोड़ा सा आगे चलते हैं फटाफट, टाइम खत्म हो रहा है, मुझे डर लग रहा है। चलो चलो जी, डिविडेंड्स क्या है जी? डिविडेंड्स सिंपल, ये जो आपको बता दिया वही डिविडेंड है, ठीक है। क्या कहते हैं, एवरी पर्सन पेइंग अ डिविडेंड शेल डिडक्ट टैक्स फ्रॉम द ग्रॉस अमाउंट ऑफ द डिविडेंड पेड और कलेक्ट टैक्स फ्रॉम द अमाउंट ऑफ डिविडेंड इन स्पीशी एट द रेट स्पेसिफाइड इन। मेरा अहम बात ये थी कि डिविडेंड पे टैक्स किस हिसाब से कटेगा? डिवीजन 1 ऑफ पार्ट 3 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल, ठीक है। लॉ कहता है कि कोई भी एक्सपेंस इनकर करोगे टैक्स काटना है, ठीक है। प्रिस्क्राइब्ड पर्सन टैक्स काटेगा, यहां तक तो कंफ्यूजन नहीं रही आपको, उम्मीद है। टैक्स किस रेट पे काटेगा? हर हेड का वहां पर डिवीजन लिखी होगी, ये ना लिखो बेशक, ठीक है, ये लिखने की जरूरत नहीं है। ये तुम लोग जब पढ़ोगे ना, सेक्शन पढ़ोगे, अपने पर ऑर्डिनेंस डाउनलोड किए हैं तुम लोगों ने? पक्की बात है लाला जी, किए हैं आपने? हाँ जी, ऑर्डिनेंस डाउनलोड किया? Yes, sir. अच्छा, आपने भी किया है बच्चे? सारे कह रहे हैं पता नहीं कब किया है, कब खोलते हो बच्चे, इतने सच्चे पता नहीं कैसे मेरी क्लास के बच्चे। डिवीजन 1 ऑफ पार्ट 3 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल बच्चे, इसके अंदर ये क्या, यही वो मैंने खोला हुआ है। डिवीजन 1 ऑफ पार्ट 3 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल, द रेट ऑफ टैक्स टू बी डिडक्टेड अंडर सेक्शन 150 shall be 7.5% in case dividend paid by independent power producer where such dividend is a पास थ्रू एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एनर्जी वाला जो भी है, सीपीपी वाले जो होते हैं ना वो इस तरह करते हैं। 50% इन म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एंड केसेस अदर देन दोज मेंशन्ड इन टैक्सेस। 0% केस ऑफ डिविडेंड रिसीव्ड बाय, जो भी रीट आ गया, 25% ऑफ पर्सन रिसीविंग डिविडेंड फ्रॉम अ कंपनी व्हेन नो टैक्स इज पेबल इन सच कंपनी, ठीक है। सो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर रेट ऑफ टैक्सेस कहाँ पे लिखे होंगे, टैक्स किस हिसाब से कटेगा। जैसे कि हमने सैलरी पे बात की थी, बच्चों की सैलरी 1,40,000 थी, मल्टीप्लाई पे 12 कर दी तो कितनी बन गई थी बच्चों, याद करो यार, ठीक है, जीरो, वो कितने बनती है, 164 या 168 जो भी है, ठीक है, इतनी सैलरी बन रही है। इस सैलरी पे टैक्स कितना कटेगा, मैं इसकी बात कर रहा हूं। टैक्स का रेट क्या है? मैंने जैसे डिविडेंड क्या लिखा हुआ है, इस तरह सेक्शन 149 ऑफ सैलरी, वो सैलरी क्या है वहां पर लिखा होगा कि वहां जो टेबल बना हुआ है उसमें जाके देखिए, वहां पे टेबल में हमने रेट ऑफ टैक्स दिया हुआ है। तो अभी मैंने सबसे सिंपल वाला आपके सामने रखा है, ये सबसे सिंपल वाला है, ये इतना सिंपल है कि जिसकी इंतहा नहीं। अगले मैं दिखा, अभी थोड़ा सा मैं बताता हूँ। अच्छा हाँ, ये अभी आगे मैं बताता हूँ, मैंने शायद नहीं डाला है आज इसमें, ठीक है। अच्छा, सेलिंग एक्सपेक्ट्स क्या है, हम अब मैं आगे थोड़ा सा इसको लेके चलता हूँ। मैं पहले दिखा देता हूँ यार, ये लैपटॉप दूसरा है, लो इधर से ये दिखा देता हूँ। नजर आ रहा है ना बच्चों? आपको चैट जीपीटी यूज करते नहीं, मेरा नहीं है लैपटॉप, ये ऑफिस का इधर का लैपटॉप है। चैट जीपीटी मैंने एक ही दफ़ा शुरू में मज़े लेने के लिए किया था, उसके बाद मैं उसके बाद टाइम ही नहीं मिलता चैट जीपीटी का, हमारी अपनी चैट जीपीटी बनी हुई है, ठीक है। अच्छा देखो, ये फर्स्ट शेड्यूल आ गया, ठीक है बच्चों। अब ये क्या कहता है, मैं अभी वैसे बता रहा हूँ, थोड़ा सा आ जाओ। ये बच्चे एक सिंपल सी बात है, ये क्या कह रहा है, पूरा गौर से देखो। रेट ऑफ टैक्स फॉर इंडिविजुअल एंड एओपी, इंडिविजुअल्स एंड एओपी subject to clause 2, the rate of tax imposed on income of every individual and AOP except a salaried individual shall be set out in the following table, ठीक है। अभी ये टेबल नहीं है, ये पिछली हिस्ट्री आ रही है, ये ब्लू वाला टेबल है, ठीक है, ये वाला है, ये वाला है, सॉरी, ये वाला, ठीक है। वो कहता है कि इंडिविजुअल सैलरी ना हो उसकी इनकम, सैलरी के अलावा अगर कोई इंडिविजुअल कौन होता है, इंडिविजुअल,
सोल प्रोप्राइटर या एओपी, उनके लिए ये टेबल है। ठीक है, वो कहता है कि 6 लाख तक उस बंदे की टोटल इनकम आ रही है तो इतना रेट ऑफ टैक्स, 6 लाख से ज्यादा है बट डज नॉट एक्सीड 8 लाख, तो रेट ऑफ टैक्स 5% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 6 लाख। तो ये टेबल्स में सारे रेट ऑफ टैक्सेस दिए हुए हैं। तो हर एडवांस टैक्स का रेट शेड्यूल्स में दिया हुआ है, वहां पर लिखा होगा कि किस टेबल में जाके देखना है, किस टेबल में जाके, उस टेबल में जाओगे वहां पे रेट ऑफ टैक्स गिवन होगा। इसी तरह थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये आ गया सैलरी इनकम का, ये आ गया सैलरी। 6 लाख से सैलरी ज्यादा है, टैक्स कितना है? 0। अब मैं आपको, मुझे फॉर एग्जांपल कैलकुलेट करके दो, एक बंदे की सैलरी है, 2 कैलकुलेशन करके दो, मैं मोबाइल पे भी करूंगा, तुम देखते हैं कौन करता है। सैलरी है उसकी जी, चलो टेस्ट है, कौन सा करना है? दोनों करो। एक बंदे की सैलरी है 6.5 मिलियन, एक की सैलरी है 2.89 मिलियन, क्या रेट ऑफ टैक्स आएगा, क्या टैक्स आएगा? निकालो जल्दी से, मैं मोबाइल निकालूं, मुझे खुद नहीं पता। And 16,250 16,250 तुमने पहले का निकाला है, ठीक है। हाँ चुप करो, मेरे पास कुछ लिखने के लिए नहीं है। वन इधर कोई नहीं देखेगा, कोई नहीं देखेगा इधर। दूसरा कितना है? सब्बर हुए, तो 800, ठीक है। बच्चों कर लिया? पहले का क्या है? मेरा क्या है? क्या है बताओ? 16250 अच्छा, नहीं बड़े लायक हो तुम लोग यार, ओ नलायको, ओ नलायको, वो क्या कर रहे हो यार? मुझे तुम लोगों की क्रेडिबिलिटी पर मेरा भी तो नहीं आ रहा है। क्या है? मैंने ना वो नीचे वाले पे कर दिया, कैलकुलेट उसी तरह किया लेकिन ऊपर वाले मुझे पे नहीं किया पता, था। गलत है, गलत है ये, नहीं कि नीचे भी है। क्या है तुम्हारा, निकला कोई? निकला है सर, क्या निकला है? 21 क्या? 21। पता नहीं क्या निकाला है, ठीक है। इसका निकालते हैं, याद रखो, ठीक है, सिंपल सा। Sixth वाला लेना था। ये इसका ये वाला आ रहा है, ठीक है, 1,005,000 प्लस कितना है, 500 मल्टीप्लाई बाय 0.325, जो आएगा वो मेरे नज़दीक आ रहा है 1,167,500, मेरे नज़दीक ये आ रहा है इस पे टैक्स, ठीक है। इस पे क्या है,
2 लाख ये वाला आ रहा है। हाँ Yeah. ये किस पे निकाला है? ये किस पे यही किया। ये वाला किया है? हाँ जी, ये Fine. प्लस भी तो करेंगे ना। हाँ ये दिखाओ क्या किया है। 500,000 मल्टीप्लाइड बाय रेट दिया हुआ है और 1625, हाँ ठीक है। कितना आ रहा है? प्लस कितना? 1625 प्लस ये कितने जीरो है? 105 1005 000 है। ठीक है, ये आ गया। इसके लिए बच्चों आप लोगों ने यूज करना है ये वाला टेबल। ठीक है, तो कितने है? 165000 प्लस 490000 मल्टीप्लाई में 0.20, तो ये आना चाहिए मेरे नजदीक 226250। निकालो। की कर रहे हो यार? कोई समझ आ रही है? लाला तुम तो कंफ्यूज हो गए हो बिल्कुल, क्या हुआ है? नहीं समझ आ रही? नहीं सर आप सर ये टैक्सी मुझे भी नहीं समझ आई सर। सर ये सेकंड में नहीं करता है ना सर, ये जो start आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये किधर गया? 2 अमाउंट चाहिए ना? ठीक है, अमाउंट्स क्या हैं? 65000 इतना 000 6.5 मिलियन, यही है ना आपकी सैलरी? ठीक है, आपकी सैलरी ये है। आपने देखना कौन सा है, ये वाला। ठीक है, 6 मिलियन से ज्यादा है बट 12 मिलियन से कम है। क्लियर बच्चे? सर ये 65 है, मैं समझ कि 6 नहीं। वो यार को वो तो की मुश्किल की नहीं दसदा पिया सही है सर। वो आंखें लगाओ बच्चे, क्या हो गया है? की हो गया है? हाँ बताओ बच्चे। सर मैं भी यही सीख समझी। इतना करीब बैठ के भी मैडम आपको नजर नहीं आ रहा। तो जो कैमरे वाले हैं वो तो अल्लाह ही हाफिज है उन बेचारों का। हाँ, नहीं कोई मसला नहीं। आप समझने पे जवाब गलत है आपका, समझना नहीं है। हाँ बच्चे। फिर सही है सर, फिर यार तो फिर इतनी देर किसने लगी? तुम क्या सर वो ख्वाबों में बैठे थे बेटा? क्या तुम सोच रहे हो? तू तो मैं लगता है कैलकुलेटर खोला ही नहीं होना तूने। बोला है ये जो टेबल है इसकी समझ लगी, लेकिन जो आपने ये अमाउंट लिखी इसके बाद वाला जो काम किया वो नहीं समझ लगी। वो नहीं समझ लगी तो यार तो ये क्या लिखा? माइनस करेंगे ना। 32.5% की बात हो रही है। देखो बच्चे यहाँ पे ये देखो, ये एक सेपरेट पोर्शन आ गया। ये प्लस ठीक है, इससे कर लो। ये इस पे कितना आ गया? यह है 1005 000, ऐसा ही है ना? प्लस उसने ये कहा है, उसने कहा है 32.5% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 6 मिलियन। तो 6 मिलियन से कितनी ज्यादा है? 5 लाख। मल्टीप्लाई है 0.325, 32.5% इतना बनता है 0.325। ठीक है, तो आप इसका कैलकुलेट करोगे, वो मेरा मेट ही है। ठीक है, 1167500 जो भी इतना बनता होगा, करो। यही बना है बच्चे? हाँ तो इस डिफरेंस को करना है ना। उसने लिख दिया यार अमाउंट एक्सीडिंग 6 मिलियन, तो 6 मिलियन से ऊपर जितनी भी अमाउंट आ रही है, तो वो हमारी थी 5 लाख आ रही थी, उस पर हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये आपका यहाँ पे ये क्लियर हो गया। अब दूसरी अमाउंट क्या थी? 2890 000। इसमें उसने क्या कहा है? मैंने कहा ये टेबल लगेगा। इसमें क्या है कि दो आपके क्या है 165000 प्लस कितनी है 89 नहीं 4940 000 मल्टीप्लाई बाय कितना किया उसने 20% ऑफ 0.2। तो आप जो करोगे आपका ये वाली अमाउंट 2 लाख कुछ अमाउंट मैंने बनाई थी वो बन रही थी आपकी 263 आ रही है। 263 ये अमाउंट बनती है आपकी बच्चों। सो ये है 4, मैं कर देता हूँ इसको सही। सो दिस अमाउंट प्लस 20% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 24 लाख। तो 24 लाख से कितनी ज्यादा है? 4,90,000। 4,90,000 जरबे 0.2 या 20%। तो जो अमाउंट आएगी इन दोनों को प्लस करोगे तो ये अमाउंट आ जाएगी। क्लियर? ठीक है, क्लियर है? छुट्टी करो बच्चे।
मैं लगता है मैं आज दुनिया का सबसे मुश्किल काम किया। टैक्स निकालना तुम लोगों के लिए बच्चों, क्या हो गया, मैथमेटिक्स है यार। यार मैं भी मेडिकल का स्टूडेंट था, मैं भी मेडिकल का स्टूडेंट था। मेरा कायद आज़म मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ था। लेकिन उस टाइम मैं ये उस टाइम की बात कर रहा हूँ, 2008 की बात कर रहा हूँ, 2006 की बात कर रहा हूँ, सॉरी 2006 की मेरी एफएससी है, ठीक है। उफ यस, बिल्कुल एग्जैक्ट। ये मुश्किल नहीं हुआ। मेरे लिए तो अजाब बन गया था मेरे गले का, मैं लिटरली बताता हूँ, मेरे लिए तो अजाबुल जहान था। आपको काउंटिंग की कैसे समझ आती थी? मैं खेड़ खेड़ के बनी खेड़ खेड़ के मैं बनी। पेपर रहा भी आपका, हाँ, पेपर रहा था। एसीसीए का नहीं रहा था मेरा, उसका रहा था सीए में। मैं आया था पहले, पहले मैंने सीए स्टार्ट किया था। मेरा 2 मॉड्यूल्स हो गए, मॉड्यूल ए और मॉड्यूल बी, उस टाइम मॉड्यूल होते थे। 2 मॉड्यूल्स हो गए, 5 पेपर्स हो गए। जो मॉड्यूल सी में उसने मुझसे मोहब्बत की, मॉड्यूल सी ने, सीए ने कहा भाई मेरा आशिक तू, तो मैंने कहा तू मेरी महबूबा, ठीक है। वो छोड़ता नहीं था मुझे, मेरी जान नहीं छोड़ता था। हाँ, सच में वो सीए, सीए मेरी मतलब जान का ना वो बन गया था, जिसे कह लो कि अजाब बन गया था मैं। इससे पहले पहले खैर है ना, जो देखेंगे तो देख लें। इंटर से पहले पहले हाँ पॉज कर दे। इसमें क्या है, मैं सीए को कह रहा हूँ